तो कहानी की शुरुआत में हमें जोंग दो नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो मूवी का हीरो है। काफ़ी समय तक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा था और आज के समय में उसे मार्शल आर्ट में कोई भी नहीं हरा सकता है। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब वो वापस घर आ रहा था तो वो देखता है रास्ते में एक पुलिस वाले और एक कैदी में मुठभेड़ हो रही थी। उस पुलिस वाले को वो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा पिटा चुका था। पुलिस वालों को बचाने के लिए जोंग दो आ जाता है और उस कैदी को बहुत अच्छा मज़ा चखाता है। इस कैदी के पैर में एक टैग को भी पहचाना गया जिसकी वजह से कैदियों को ट्रैक किया जाता है। जोंग दो ने इतना बड़ा काम किया था इसीलिए उसे अवार्ड भी दिया जाता है। इसके बाद जोंग दो की मुलाकात यहाँ के पुलिस स्टेशन के मैनेजर से होती है जिनका नाम किम था। वो जोंग दो से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस पुलिस अफसर को तुमने बचाया वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है जो काम पे आने की हालात में नहीं है। वैसे कुछ कैदी जिनकी सज़ा पूरी हो गई थी उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन अब भी उनके पैरों में टैग पहना दिया गया था क्योंकि जेल से आज़ाद होने के बाद भी 2 से 3 महीने तक हमारे अंडर में रहेंगे। ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हम उन पर नज़र रख सकते हैं और अगर वे कैदी कुछ गलत करने के लिए सोचते हैं तो हम उनसे पहले वहाँ पहुँचकर उस कैदी को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस ऑफिसर घायल हो चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जगह आकर यहाँ काम संभालो। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है और तुम मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट हो। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जोंग दो कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में अपने पिता से पूछकर आपको ज़रूर बताऊँगा। जोंग दो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बातें सच सच बताता है। उनके पिता कहते हैं कि अगर तुम रेस्टोरेंट में काम नहीं करोगे फिर भी मेरा रेस्टोरेंट चलेगा, तुम अपना काम कर सकते हो। मतलब कि उसे काम करने के लिए परमिशन मिल जाती है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन में जाता है, तब उसे वहाँ एक काउंटर पर बैठा दिया जाता है। एक ऑफिसर जोंग दो को समझाते हुए बताता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जितने भी लोग दिख रहे हैं वे सारे कैदी हैं। अगर उनके टैग की बैटरी 30% से नीचे गई तो येलो कलर हो जाएगा। जोंग दो ये सब कुछ समझ जाता है। तब वो काउंटर पर बैठकर कैदियों के ऊपर नज़र रखने लगता है। एक कैदी की बैटरी जब कम हो जाती है तो जोंग दो उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम घर जाकर अपनी बैटरी को चार्ज कर लो। लेकिन सामने का कैदी जोंग दो पे भड़क जाता है, उसे भला बुरा बोलने लगता है और कॉल काट देता है। बाद में जोंग दो उसे सामने से समझाने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। बाहर से जोंग दो जब कमरे की खिड़की देखता है तो वो समझ जाता है कि कैदी भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो किम को दरवाजे से भेज देता है और खुद खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। अंदर के साइड में हम देखते हैं कि कैदी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अब वो खिड़की से जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी जोंग दो बाहर खड़ा हुआ था और उसे कैदी को बहुत अच्छा मज़ा चखाता है और बड़े आराम से उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वे दूसरे कैदी के पास जाते हैं जो कि छोटी बच्चियों को बहुत बुरी नज़र से देख रहा था, जिसकी वजह से जोंग दो को गुस्सा आता है। फिर वो उसे कैदी को बहुत पीटता है। तभी किम जोंग दो को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, तुम इन्हें मार नहीं सकते, हमारा काम इन्हें पकड़ना है। काम खत्म कर जाने के बाद किम जोंग दो से डिनर पे आने को कहते हैं। जोंग दो अपने दोस्तों की मुलाकात भी किम से करवाता है। खाने खाते समय वो बहुत सारी बातें करते हैं। इधर जो ऑफिसर थाने में बैठे हुए था उसे एक मैसेज रिसीव होता है जो कि एक कैदी के टैग के डिस्चार्ज होने का मैसेज था। उसी समय इन लोगों को एक और कैदी के मैसेज रिसीव होते हैं जो कि अपने एरिया से दूसरे एरिया में जा चुका था। अब वो दोनों एक साथ हैंडल नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो किम को कॉल करते हैं। किम के पास जो कि जोंग दो के साथ था एक कैदी को पास जाता है और जोंग दो अपनी कार से उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां कैदी था। कैदी अपने टैग को काट चुका था, इसी वजह से उस कैदी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन जोंग दो के दोस्तों के पास खास प्रकार के ड्रोन थे जिससे ये लोग हवा में उड़ते हुए उस ड्रोन की मदद से उस कैदी का पता लगा लेते हैं। इसे पकड़ने के लिए जोंग दो अकेला जाता है। वो कैदी किसी को मारने के लिए आया था। जोंग दो उस कैदी को पकड़ता है और उसे खूब ज़्यादा पीट देता है, लेकिन जोंग दो उस कैदी के पास एक चाकू देखता है जो वो कैदी अपने गले पर रख लेता है और उसे अपना गला काटने की धमकी देता है। यह सुनकर जोंग दो किम से कहता है तो किम जोंग दो से कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही उस कैदी से कहो। बाद में जोंग दो उस कैदी से कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है लेकिन तुम आज़ाद हो चुके हो जेल से, बस 2 महीने की बात है, इसके बाद तुम्हारे पैर से टैग भी निकल जाएगा और फिर तुम आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर तुम पहले कोई गलती करते हो तो तुम्हें दोबारा जेल में बंद कर दिया जाएगा। जोंग दो की बात सुनकर वो कैदी समझ जाता है। आखिर जोंग दो उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो कैदी भी शांत हो जाता है और चाकू को अपने गले से हटा देता है। काम ख़त्म करने के बाद जोंग दो जब अपने घर आता है तो उसे टीवी की न्यूज़ से पता चलता है कि कांगी चुन नाम के एक कैदी को जो कि कुछ महीने बाद आज़ाद होने वाला है,
कोई आम कैदी नहीं है बल्कि हैवान है। कांगी चुन ने लगभग 15 साल की 16 बच्चियों का रेप कर चुका है। रेप की वजह से 20 साल की सज़ा काटने के बाद वो आज़ाद होने वाला है। अगले दिन जंगदो काम पे जाने से पहले अपने बालों को ठीक कराता है। उसके बाद वो काम पे जाने लगता है। तभी वो एक कैदी को देखता है जिसके पैर पे टैग लगा होता है। वो देखता है कि वो कैदी लड़की को पैसे देने के बहाने टच करने की कोशिश कर रहा था। जंगदो को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, इसलिए वो स्टेशन के अंदर आकर कैदी पे नज़र रखने लगता है। जब किम आता है तब जंगदो कैदी के बारे में किम को बताता है। कुछ समय के बाद इन्हें मालूम चलता है कि उस कैदी के अपना टैग काट दिया है। इसी वजह से वो इस कैदी का पीछा करने लगते हैं। दुकान पर जाने के बाद वो लड़की ने बताती है कि वो कैदी किस तरफ गया है, लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, इसलिए किम और जंगदो अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। वो सभी दुकानों को चेक करते हैं। फिर जंगदो को याद आता है कि उसकी एक आंटी अकेली सैलून चलाती हैं, इसलिए वो तुरंत अपने आंटी के शॉप पर जाता है। वो कैदी आंटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है और आंटी का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी समय पर जंगदो पहुंच जाता है और उस कैदी को मारता है। इसके बाद वो कैदी को हथकड़ी पहनाकर आंटी को शांत करता है। खैर, इस तरीके से अब धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे और कांगी चुन के आज़ाद होने का समय आ गया था। जैसे वो जेल से रिहा होता है, उसे लेने के लिए किम और जंगदो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके पैरों में टैग पहना देते हैं ताकि वो कुछ महीनों तक इनकी निगरानी में रहे। लेकिन जब ये लोग कांगी चुन को लेकर उसके एरिया में जाते हैं, वहाँ के लोग भड़के हुए थे क्योंकि उसने अपने एरिया के बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, उसका भी उसने रेप किया था। अब रात में कांगी चुन से मुलाकात करने के लिए उसका एक दोस्त आता है जो कि उसे अपने साथ लेकर छत पर जाता है और उसे सुट्टा पिलाने के बहाने अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुम वो काम दोबारा करने चाहते हो। तो कांगी चुन कहता है कि हाँ, मैं वो काम दोबारा करना चाहता हूँ। सुबह होने के बाद जंगदो को मालूम पड़ता है कि कांगी चुन कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए किम की परमिशन से वो कांगी चुन का पीछा करने लगता है। एक मॉल के अंदर जा चुका था और जंगदो भी उसके पीछा करते हुए उस मॉल के अंदर जा चुका था। कांगी चुन किसी से मुलाकात करने के लिए पार्किंग एरिया में जाता है। जाकर एक कार में बैठ जाता है जिसमें उसका एक बिजनेस पार्टनर था। वो कांगी चुन से कहता है कि तुम्हें बच्चियों के साथ गंदी वीडियो बनाने हैं जिसे मैं डार्क वेब पर अपलोड करूंगा, इसके बदले तुम्हें मैं खुद मोटा रकम दूंगा। तो कांगी चुन मान जाता है। उसी समय पार्किंग एरिया में जंगदो भी आ जाता है। कांगी चुन को ढूंढते हुए वहाँ पे आता है, जो अपने सामने एक रेंज रोवर कार को देखता है जो कि पूरी ब्लैक थी और बाहर से उस कार के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था। जंगदो किम के पास कॉल करता है, उसे बताता है कि कहीं पर भी कांगी चुन नहीं दिख रहा है। जिसके बाद किम कांगी चुन के पास कॉल करता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। कांगी चुन बताता है कि वो मॉल में बर्गर खाने के लिए आया हुआ था और वो इस समय दुकान पर बैठा हुआ है। किम के कहने पर जंगदो उस दुकान पर जाता है। तब वो कांगी चुन को देखता है कि जो सच में दुकान पर बैठा हुआ था। इस तरीके से कांगी चुन इन दोनों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। खैर, आज के दिन वो ऑफिसर जो पूरी तरह से घायल हो चुका था, जिसका नाम जू था, वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया था और ज्वाइनिंग के लिए वापस आ गया था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक कुत्ते के बच्चे को देखकर उसको खिलाने के लिए उसके पास जाती है। तभी कोई उस बच्ची को किडनैप कर लेता है। अब कांगी चुन का एक आदमी किसी कैदी से मिलता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब जू को मालूम चलता है कि एक कैदी जो कि आउट ऑफ रेंज जा चुका है, उस कैदी के बारे में जो किम को बताता है। किम जंगदो के पास कॉल करता है और जंगदो बताता है कि किम चुन इस समय मेरे सामने बाल कटवा रहा है, लेकिन कैदी आउट ऑफ रेंज जा चुका था। उससे पकड़ने के लिए जू और किम उसके लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ कांगी चुन और उसके दोस्तों की एक चाल थी। ये सभी लोग मिलकर किम और जू को पकड़ लेते हैं और इन दोनों को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। यहाँ पर जू और किम दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, इसलिए ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इन दोनों में एक आदमी जू को काफ़ी ज़्यादा पीट देता है। इधर जंगदो वो भी अभी कांगी चुन का पीछा कर रहा था। पीछा करते हुए वो कांगी चुन के अपार्टमेंट में जाता है और यहाँ भी कांगी चुन एक चाल थी, वो जंगदो को बहुत बुरी तरह से फंसा देता है। यहाँ पे बहुत लोग आ गए थे जो जंगदो को मारने के लिए आए थे, लेकिन जंगदो हार नहीं मानता है, वो इन सभी लोगों को मारता है। लेकिन इसी दौरान कांगी चुन गायब हो गया था। वो उस किडनैप की गई बच्ची के साथ वीडियो बनाने के लिए गया था। जब जंगदो कांगी चुन के अपार्टमेंट में जाता है तब यहाँ जंगदो को एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो खिड़की तोड़कर अंदर जाता है तभी कांगी चुन उसके ऊपर हमला कर देता है।
इन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन तभी कांगी चुन का एक आदमी आकर जंगदो को एक चाकू मार देता है, जिसकी वजह से जंगदो घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो कांगी चुन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। इस वजह से कांगी चुन उस बच्चे के साथ गलत नहीं कर पाता है, लेकिन इस फाइट में जंगदो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन जब जंगदो को मालूम पड़ता है कि वो बच्ची सही सलामत है तो उसे अच्छा महसूस होता है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि जू की मौत हो गई है, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है। वैसे कुछ दिन के बाद जंगदो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन अभी किम की हालत बहुत ख़राब होती है। कांगी चुन फरार हो गया था और उसे पकड़ने के लिए अभी भी डिपार्टमेंट में कोई अच्छा बंदा नहीं था। तब जंगदो अपने दोस्तों के साथ कांगी चुन को पकड़ने के लिए प्लान बनाता है, जिसके बाद जंगदो इन लोगों को उस ब्लैक रेंज रोवर के बारे में पता लगाने को कहता है, जिसके ऊपर इसे शक था। कार की वजह से इसे कार ओनर का पता चलता है। इस तरीके से ये लोग उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसने कांगी चुन को छोटे बच्चियों के साथ गलत वीडियो बनाने के लिए तैयार किया था। जब ये लोग उसके फ़ोन को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उसने ढेर सारे बच्चियों के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से जंगदो को गुस्सा आता है और वो उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। गलती से उसकी आँख डैमेज हो जाती है, उसकी आँखों से खून निकलने लगता है। जिसके बाद ये लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना इलाज कराना चाहते हो तो कांगी चुन के बारे में हमें बताओ। इसके बाद वो लोगों को बताता है कि कांगी चुन ने मेरा डेबिट कार्ड यूज़ किया है, जिसको ट्रैक करके तुम उसका पता लगा सकते हो। फिर ये जैसे उस आदमी के डेबिट कार्ड को ट्रैक करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि कांगी चुन कहाँ पे होगा। फिर जंगदो अपने दोस्तों के साथ उस एरिया में कांगी चुन को ढूंढने लगता है। इसी तरीके से इन्हें एक होटल का मालूम पड़ता है जहाँ पे कांगी चुन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जंगदो इन लोगों से अकेले ही निपटना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्तों को वापस भेज देता है। जंगदो अंदर जाता है और कांगी चुन के सभी आदमियों को बहुत पीटता है, लेकिन इस फाइट के दौरान कांगी चुन वहाँ से गायब हो जाता है। हालांकि ड्रोन की वजह से इन लोगों को मालूम चल जाता है कि वो सम कांगी चुन कहाँ पर है। जिसके बाद कांगी चुन और जंगदो में फ़ाइट होती है। कांगी चुन उसे बहुत मारता है। जंगदो ड्रोन से कांगी चुन के आंखों पर हमला करता है, जिसकी वजह से कांगी चुन की आंखें जख्मी हो जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर जंगदो उसे बहुत मारता है, जिसकी वजह से कांगी चुन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद कांगी चुन को हथकड़ी पहना देता है। और इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया था, इसीलिए जंगदो और उसके दोस्तों को राष्ट्रपति की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। खैर दोस्तों, जंगदो अपना काम इसी तरह से लगातार करता रहता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।